एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर तौर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने संस्कृत में कारक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको कारक का इंट्रोडक्शन दे दिया है। ठीक है, मैंने आपको प्रथमा विभक्ति डिटेल में पढ़ा दी है। तो जिसने भी इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर और प्रथमा विभक्ति का लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, संस्कृत की प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पर ये लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ आज के इस लेक्चर में हम द्वितीय विभक्ति को पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम कर्म कारक को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा जो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा है उसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ताकि आप भी क्या कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर जिसको डिटेल में देखना है लेक्चर को तो आप क्या कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक, चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि कारक क्या होता है। तो क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है, क्रिया का जनक कारक कहलाता है ना, या क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है वो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कारक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक और अधिकरण कारक। इस तरह से कारक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि संबंध और संबोधन को हम क्या कहते हैं, कारक नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इनका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है। और मैंने आपको बताया है कारक क्या होता है, जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो। चूंकि संबंध और संबोधन जो होता है इनका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है, इसीलिए इनको कारक में नहीं गिना जाता है। मैंने आपको डिटेल में बताया था, मैंने आपको एकदम लाइव बताया था कि किस प्रकार से इनका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया था। तो जिसको जानना है जाइए इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, वहाँ पर आपको पता पड़ेगा। ठीक, चलिए ना, उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, प्रथमा विभक्ति को देखा था। और मैंने आपको बताया था कि कर्ता कारक जो होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्ता क्या होता है, क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। कर्ता का सूत्र क्या है, स्वतंत्र कर्ता। मतलब कर्ता जो होता है वो कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। सभी कारकों में कौन सा कारक स्वतंत्र है, कर्ता कारक स्वतंत्र है। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, जैसे कि यहाँ पर आपको फिर से शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे कि हाँ, मैं लिखता हूँ रामः गृहम गच्छति, रामः गृहम गच्छति। तो राम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, जाने की क्रिया कर रहा है, यानी कि गच्छति। तो गच्छति यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। क्रिया को कौन कर रहा है, क्रिया को कौन कर रहा है, राम कर रहा है। और क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। तो रामः जो है ये क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और ये जो कर्ता है वो कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। मैंने आपको बताया था स्वतंत्र कर्ता, मतलब कर्ता जो होता है सभी कारकों में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्यों स्वतंत्र होता है? क्योंकि अभी तो यहाँ पर राम कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, लेकिन इस पर डिपेंड करता है ये स्कूल भी जा सकता है, इस पर डिपेंड करता है ये मार्केट भी जा सकता है, इस पर डिपेंड करता है ये गार्डन भी जा सकता है। कहाँ जा सकता है, गार्डन भी जा सकता है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, कर्ता पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। कौन सी क्रिया कर रहा हूँ, पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूँ। तो मैं क्या हूँ, मैं करता हूँ। मेरे पर डिपेंड करता है आपको कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। आप नहीं बोलेंगे कि सर ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो। क्यों? क्योंकि कर्ता कौन है, मैं हूँ। आप तो कौन हो, कर्म। आप तो मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे छात्र हो आप। ठीक है, तो ये मेरे पर डिपेंड करेगा, मैं कैसा हूँ, स्वतंत्र हूँ, है ना। तो कर्ता जो होता है कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। और कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रामः में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। और मैंने आपको प्रथमा विभक्ति का एक सूत्र पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। वो सूत्र क्या था, प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। मैंने आपको बताया था कि ये 4 शब्द आपको याद कर लेना। एक तो प्रातिपदिकार्थ, दूसरा आपको लिंग, तीसरा आपको परिमाण और चौथा आपको वचन। तो इन चारों में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। साथ में मैंने आपको बताया था संबंध, संबंध में भी कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है, तो ये था हमारे कौन सी, प्रथमा विभक्ति। नाउ आज हम कौन सी विभक्ति पढ़ने वाले हैं, द्वितीय विभक्ति पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमारी जो
जो ऑनलाइन क्लासेस होती है वो कहाँ पर होती है, आयुर्वेदा विंग्स ऐप पर होती है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या तो आप मेरी वेबसाइट www.ayurvedawings.com उसे भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने फ्री कंटेंट अपलोड कर रखा है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर कैसे क्लासेस होती है। और मैंने अगले 2 महीने तक ये डिसाइड किया है कि एप्लीकेशन पे मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाऊँगा। अब सब्जेक्ट वाइज पढ़ाने से मतलब ये डिसाइड मैंने इसलिए किया है क्योंकि अभी 2022 बैच के जो स्टूडेंट है उनकी एग्ज़ाम आने वाली है, जैसे कि आप सभी को पता है, किसी की जून में, किसी की अगस्त में। तो जब तक इनकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती है तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैं अगले 2 महीने तक मैं संस्कृत और पदार्थ पूरा पढ़ा दूंगा, पूरा हम क्लियर कर लेंगे। चाहे वह BMS फर्स्ट ईयर का पूरा कंप्लीट कोर्स हो तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत और पदार्थ का पूरा हो जाएगा। बाकी जो सेपरेट है उसमें तो हो ही रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आप, मैंने इसीलिए संस्कृत का जो क्लासेस थी उसका मैंने शेड्यूल भी यहाँ पर दे दिया है, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक मिनट, इसको थोड़ा मिटाता हूँ मैं, ठीक है। तो आप जो भी 22 बैच के स्टूडेंट है वो भी इस बैच को ले सकता है, क्योंकि मैं 9 जून तक संस्कृत का पूरा पढ़ा दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर संस्कृत के क्लासेस का अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस जो है वो कितना है, 700 रुपीज़ है। तो जो भी 2023 बैच का स्टूडेंट है, क्या आपको क्या करना है, पूरा कोर्स ले लेना है, क्योंकि आप पूरा कोर्स लेंगे तभी आपको फायदा होगा। मैं स्वयं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, है ना। लेकिन अगर आप सेपरेट सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको ये 700 में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो 22 बैच के स्टूडेंट है उनके लिए मैंने क्या किया है, उनके लिए मैंने बैच 2022 करके कूपन कोड लगाया है। तो अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट दिया है मैंने 2022 के जो बैच है, जिसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, आपके एग्जाम तक रहेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आप जैसे ही ये कोड को यूज़ करेंगे तो आपके लिए जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा, है ना। तो और मैं क्या करूँगा, पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा। लेकिन जो 23 बैच का है उसको कूपन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की, ठीक है। तो जो 22 बैच के स्टूडेंट है आप इस कोर्स को बाकायदा ले सकते हैं, है ना। और उसका मैंने शेड्यूल भी रिलीज कर दिया है। देखिए आप यहाँ पर, जैसे कि संस्कृत वर्ण परिचय, संज्ञा प्रकरण, शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है वहाँ पर, ठीक है। कारक प्रकरण में 11 मई को खत्म कर दूंगा, वाच्य जो है मैं 13 मई को खत्म कर दूंगा, उपसर्ग और विशेषण विशेष जो है वो मैं 15 मई को खत्म कर दूंगा। और इनके मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। आप जाएंगे ऐप में तो आपको दिखेगा कि मैंने इनके नोट्स अपलोड कर दिए हैं, सिर्फ लेक्चर आना बाकी है। उसके बाद 16 से 25 मई तक मेरे खुद के एग्जाम है, तो मैं एग्जाम में बिजी रहूंगा। लेकिन फिर भी आपके पास कंटेंट रहे तो कंटेंट के लिए मैं आपको वहाँ पर प्रत्यय और संधि के नोट्स दे दूंगा इस दौरान, लेकिन लेक्चर कोई नहीं आएगा यहाँ पर। उसके बाद संधि प्रकरण की बात करते हैं तो ये मैं पढ़ा दूंगा आपको 28 मई तक। समास प्रकरण आपको 2 जून तक पढ़ा दूंगा, प्रत्यय आपको 5 जून तक पढ़ा दूंगा। और आयुर्वेद इतिहास और पंचतंत्र की जो कहानी होती है, जो कि सेकंड पेपर का है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपका जो भी 22 बैच का स्टूडेंट है आपके एग्जाम से पहले पहले मैं पूरा खत्म कर दूंगा। तो आप अगर चाहते हैं इनरोल करना तो आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो 23 बैच के स्टूडेंट है मैंने आपको बता दिया, अगले 2 महीने तक हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, यानी कि हम पदार्थ और संस्कृत पूरा पढ़ लेंगे, मतलब पूरा कोर्स को खत्म कर देंगे। उसके बाद आपके टर्म वाइज, मतलब जो भी आपका टर्म वाइज जैसा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, थोड़ा सा प्रमोशन मैंने कर दिया, क्योंकि मैं बच्चों को बताऊंगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा और मेरे से कैसे फिर बच्चे जुड़ेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर प्रमोशन मार दिया। चलो अब हम क्या करते हैं, हमारा अगली जो विभक्ति है वो कौन सी है, द्वितीय विभक्ति, उसको हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कर्म कारक। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कर्म कारक तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक जैसे मैंने बोला, आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है द्वितीय विभक्ति। तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो सबसे पहले हम इस कर्म कारक को समझ लेते हैं, आखिरकार ये कर्म कारक क्या होता है। हालांकि मैंने इसको डिटेल में इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कर्म क्या होता है। तो आपको यहाँ पर सूत्र दिखाई दे रहा है, कर्तृ इप्सितमं कर्महम्। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है इप्सित, यहाँ पर आपको वर्ड दिखाई दे रहा है इप्सित। इप्सित का मतलब क्या होता है, चाहना। अगर मैं इसे इसके आगे ही तम जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, अधिक चाहना। मतलब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको अधिक चाहता है वहां पर कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या जाएगा, कर्तृ इप्सित तमम कर्म, मतलब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहेगा उसकी कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है,
ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है रामः लेखन्या पत्रम लिखति। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? लिखति। लिखति क्या है? लिखति क्या है? यहाँ पर क्रिया है। रामः क्या है? यहाँ पर राम जो है वो क्या है? करता है। ठीक है, तो ये जो करता है वो क्या करना चाह रहा है? तो पत्र को लिखना चाह रहा है। किसको लिखना चाह रहा है? पत्र। तो यहाँ पर कर्ता किसको अधिक चाह रहा है? पत्र को लिखना चाह रहा है। तो यहाँ पर पत्र में कौन सी कारक हो जाएगी? यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर क्या जाएगा? पत्र का कर्म संज्ञा हो जाएगा और इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगला आप देखिए यहाँ पर बालक गृहम गच्छति। तो बालक घर को जाता है। तो गच्छति क्या है? यहाँ पर गच्छति यहाँ पर क्या है? क्रिया है। ठीक है, क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। तो बालक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो बालक किसको अधिक चाह रहा है? घर को जाना चाह रहा है। तो घर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो गृहम जो है ये क्या है? कर्म है। और यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए छात्र श्लोकम वदति। वदति मतलब क्या होता है? पढ़ना या बोलना, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो वदति जो है वो क्या है? क्रिया है। कौन बोल रहा है? छात्र बोल रहा है। श्लोक को कौन बोल रहा है? छात्र बोल रहा है। छात्र क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो किसको चाह रहा है? श्लोक को बोलना चाह रहा है। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, यहाँ पर क्या कर रहा है? कर्ता श्लोक को पढ़ना चाह रहा है। तो यहाँ पर श्लोकम जो है ये क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो मैंने आपको क्या बोला? कर्तरु इप्सित तमम कर्म, मतलब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कर्तरु इप्सित तमम कर्म, ये किसका सूत्र है? आपको लगाना है ये कर्म का सूत्र है। एक ये आ सकता है एमसीक्यू में, है ना। आपको याद कर लेना है कर्तरु इप्सित तमम कर्म, ये किसका सूत्र है? कर्म का सूत्र है। क्या बोलता है? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है। कर्तरु इप्सित। इप्सित मतलब क्या होता है? चाहना। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। और कर्म है तो द्वितीय। मैंने आपको बोला जैसे में कर्म, आपको क्या बोलना है? द्वितीय विभक्ति। तो कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे? जैसे मैंने बोला ना कर्मणि द्वितीय, तो कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर अहम जलम पिबामी। पिबामी क्या है? पिबामी यहाँ पर क्या है? क्रिया है। कौन? मैं जल पी रहा हूँ, मैं जल को पी रहा हूँ। तो यहाँ पर अहम क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगेगी? यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगेगी। किसको पी रहा हूँ? जल को पी रहा हूँ। किसको पी रहा हूँ? जल को। तो यहाँ पर किसको अधिक चाह रहा है? जल को। क्या पीना चाह रहा है? जल को पीना चाह रहा है। कौन? कर्ता। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। अब कर्म संज्ञा है यानी कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। देखिए आप, बालकाः फलानि खादन्ति। खादन्ति क्या है? खादन्ति क्या है? क्रिया है। कौन कर रहा है? बालकाः। अब यहाँ पर एक बालक नहीं, दो बालक नहीं, यहाँ पर बहुवचन वाला बालका है। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? बालकाः जो है वो क्या है? करता है। और करता है तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी। प्रथमा में भी अब दो से ज़्यादा बालक है तो कौन सा? बहुवचन वाला प्रथमा। कौन सा लगा? यहाँ पर बहुवचन वाला प्रथमा लगा है। क्या खा रहे हैं? फल को खा रहे हैं। किसको चाह रहे हैं खाना? फल को। तो यहाँ पर फल में क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब कर्म संज्ञा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। द्वितीय में भी एक फल नहीं, यहाँ पर बहुवचन वाला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुवचन वाला। फलानी जो है बहुवचन वाला है, ये लगेगी यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। भक्त हरिम भजति। भजति यहाँ पर क्या है? क्रिया है। कौन कर रहा है? हरि के भजन। भक्त कर रहा है। भक्त क्या हो जाएगा? कर्ता। क्या कर रहा है? हरि का भजन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरि कर्म हो जाएगा। इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला? कर्तरु इप्सितमम कर्म, यानी कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहेगा उसकी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीय, मतलब कर्म में
द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं द्वितीय विभक्ति का पहला सूत्र है अकथितम च। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, अक्सर इससे एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए अकथितम च सूत्र किसका है? तो द्वितीय विभक्ति का है। ठीक है, अकथित आपको यहाँ पर सेंटेंस दे देगा और आपको बोलेगा कि ये जो वाक्य आपको दिया गया है ये किसका उदाहरण है? तो ये अकथितम च सूत्र का उदाहरण है। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अकथितम च सूत्र को याद भी आपको होना चाहिए कि आखिरकार ये सूत्र बोलता क्या है। कई बच्चे इसको क्या करते हैं, रट लेते हैं, समझते नहीं है, रट लेते हैं अलग अलग। और यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को डाउट भी होता है कि आखिरकार ये अकथितम च बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, करण कारक, है ना, इनको आपको नहीं करना है। अब जब नहीं करना है वाक्य में तो इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं फिर? तो ये डाउट होता है बच्चे के मन में। आखिरकार अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण ये होते हुए भी इसके हमने कर्म संज्ञा कैसे करी? तो वो करते नहीं आता स्टूडेंट को। लेकिन आयुर्वेदा विंग्स के जो बच्चे हैं उनको सब कुछ आएगा। अकथितम च सूत्र आप पढ़ा दोगे, अपने जो भी कॉलेज वाले स्टूडेंट है, मतलब आपके दोस्त है, उसको आप पढ़ा दोगे, फिर आपका दोस्त बोलेगा कहाँ से पढ़ रहा है। तो अब बस आपको क्या करना है, अगले 10 मिनट तक आपको अकथितम च सूत्र जो उस पर ध्यान देना है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी इधर उधर जो ध्यान आपका भटका हुआ था उसको वापस लाओ, वीडियो में कंसंट्रेट करो, तभी आपको अकथितम च सूत्र समझ में आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, अकथितम च। तो कथितम मतलब क्या होता है, कहना। अकथितम मतलब न कहना। क्या हो जाएगा, अकथितम का मतलब क्या हो जाएगा, न कहना। तो क्या नहीं कहना, तो आप देखिए यहाँ पर अपादान, संप्रदान, करण आदि में अधिकरण भी आ गया। कारकों के द्वारा अब अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होता है। कब होता है, अगर दूह आदि 12 और नि आदि 4 कुल 16 धातुओं के कर्म में जिसका संबंध होगा वहाँ पर क्या होगा, अकथितम च सूत्र लगेगा। और अकथितम च सूत्र से उन सब के जो भी हमने कारक अभी मैंने आपको बताए इनकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। तो मैंने आपको क्या बोला, अकथितम च सूत्र। अब आप ध्यान से देखिए, अब मैं भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, अकथितम च सूत्र। अकथितम च सूत्र क्या बोलता है, न कहना, क्या नहीं कहना। तो देखिए अकथितम च सूत्र की अगर बात करते हैं तो अकथितम च सूत्र क्या बोलता है, अकथितम च सूत्र ये बोलता है कि अपादान, है ना, अपादान, संप्रदान, फिर क्या हो जाएगा, करण, और क्या हो जाएगा, अधिकरण। ठीक है, तो मान लो किसी वाक्य में क्या है, इनमें से कोई भी कारक है, अपादान है, संप्रदान है, करण है, अधिकरण है, वो कारक है, लेकिन वो कारक होते हुए भी हम उनको वो कारक नहीं कहेंगे। जैसे कि बात करते हैं अपादान है लेकिन हम अपादान नहीं कहेंगे। अगर मान लो वाक्य में संप्रदान कारक है लेकिन संप्रदान नहीं कहेंगे। अगर वाक्य में करण कारक है लेकिन हम करण नहीं कहेंगे। अगर वाक्य में अधिकरण कारक है लेकिन हम अधिकरण का कारक नहीं कहेंगे। मतलब हम क्या कहेंगे, न कहने पर, इन सबको न कहने पर, नहीं कहने पर। और कब नहीं कहेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है कि लगभग टोटल धातुएं जो है, जैसे कि आप सभी को पता है कि लगभग टोटल धातुएं कितनी है, 2000 धातुएं हैं। कितनी है, माइक चल रहा है, लगभग कितनी धातुएं, 2000 धातुएं। तो इन 2000 धातुओं में से हमने क्या किया, 16 धातुओं को अलग किया। 16 धातुओं को अलग किया। और वो 16 धातु कौन कौन सी है, देखिए आप, दूह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुष, ये 12 धातु, और नि, र, कृस, व, ये 4 धातु, ये 16 द्विकर्मक धातु है। अब द्विकर्मक क्या होता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा, उदाहरण के थ्रू आपको समझ में आएगा। यहाँ पर अगर बताऊंगा नहीं समझ में आएगा, इसलिए अभी आप क्या कर लीजिए, ये जो मैं 16 धातु बोल रहा हूँ, तो मैंने आपको क्या बोला कि लगभग टोटल 2000 धातुएं होती है। और इन 2000 धातुओं में ये जो 16 धातुएं अगर आपको वाक्य में दिख जाए
तो उस वाक्य में भले ही क्या है अपादान कारक है, भले ही क्या है संप्रदान कारक है, भले ही क्या है करण कारक है, भले ही क्या है अधिकरण कारक है, लेकिन उसको ये सब न कहना, ये सब न कहने पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर ये सब न कहेंगे, मतलब अधिकरण है, अपादान है, करण है, संप्रदान है, ये कारक होते हुए भी हम उनको वह कारक नहीं कहेंगे, अकथितम च, वो कारक नहीं कहेंगे और उनका हम क्या करेंगे, अकथितम च सूत्र से क्या करेंगे, उन सबकी कर्म संज्ञा करेंगे और कर्म संज्ञा करने पर हम वहाँ पर क्या कर देंगे, द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। और यही क्या है, यही क्या है अकथितम च सूत्र है। समझ में आया? जानता हूँ मेरे को सब पता है, अभी आपको नहीं आया, अभी आप कंफ्यूज हो रहेंगे, लेकिन अभी आपको जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, उदाहरण के थ्रू आपको समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए मैं क्या बोला, मैंने ये बोला कि अकथितम च सूत्र जो होता है वो क्या बोलता है कि अगर आपको वाक्य में क्या हो जाए, अपादान कारक, अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, ये सब कारक दिख जाए, है ना, लेकिन ये होने पर भी हम इनको ये कारक नहीं कहेंगे। कब नहीं कहेंगे? अगर आपको वाक्य में ये सब 16 धातु दिख जाती है, अगर आपको वाक्य में ये सब 16 धातु दिख जाती है, तो इन 16 धातु के प्रेजेंस में, वाक्य में अगर ये 16 धातु अगर आपको दिख जाती है, तो इन धातु के प्रेजेंस में, जो कि द्विकर्मक धातुएं होती है, तो इन धातुओं के प्रेजेंस में अगर वाक्य में अपादान कारक है, अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है, ये सब कारक होते हुए भी हम उनकी क्या करेंगे, अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा करेंगे, और कर्म संज्ञा करी तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। तो अभी आपको क्या करना है, मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए कि आपको अकथितम च सूत्र के लिए आपको ये 16 धातुएं याद कर लेनी है। और याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका क्या है, 4-4 का जोड़ा बना के। तो देखिए आप यहाँ पर दुह याच पच दंड, फिर क्या हो जाएगा, रुद्र प्रच ची ब्रू शांश, उसके बाद क्या हो जाए, ये ब्रू तक याद करना, उसके बाद क्या जाएगा सास जी मत मुझ, उसके बाद क्या जाएगा नी र क्रिस और वह। तो ये आपको 16 धातुएं हैं जो कि द्विकर्मक धातु है, ये आपको धातुएं याद कर लेना है। अगर आपको वाक्य में ये धातु मिलती है तो भले ही उसमें अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, करण कारक है, अधिकरण कारक है, लेकिन वह कारक न करते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकथितम च सूत्र से उनकी कर्म संज्ञा करेंगे और वहाँ पर हम क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। और यही क्या है, अकथितम च सूत्र है। तो एक बार फिर आपको बताता हूँ कि अकथितम च सूत्र क्या बोलता है। अकथितम च सूत्र ये बोलता है कि अगर संप्रदान, अपादान, करण, अधिकरण ये सब वाक्य में प्रेजेंट होते हैं और उस वाक्य में अगर 16 द्विकर्मक धातु होती है, मतलब इनमें से कोई भी एक धातु होती है, तो इन सभी का, भले ही अपादान है, करण है, संप्रदान है या अपादान है, ठीक है, ये होते हुए भी इनको हम वह कारक नहीं करेंगे, एक्चुअल में जो कारक है वो कारक नहीं कहेंगे और अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा करेंगे, जिसमें क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको उदाहरण के थ्रू आपको समझाता हूँ, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए आप यहाँ पर आप देखिए आपको उदाहरण दिखाई दे रहा है, दोग्धी याचते पचती दंडयति दिखाई दे रही है आपको द्विकर्मक धातु। दोग्धी में आपको यहाँ पर दूह दिखाई दे रहा है, याचते में आपको यच दिखाई दे रहा है, पचती में आपको पच दिखाई दे रहा है, दंडयति में आपको क्या दिखाई दे रहा है, दंड दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला, अकथितम च सूत्र कुछ नहीं है, आपको बस 16 धातु याद होना चाहिए और जिस भी वाक्य में आपको ये इनमें से कोई भी धातु दिख जाए, इसका मतलब आप समझ जाना कि वो कौन सा सूत्र है, वो अकथितम च सूत्र है। अगर आपको द्विकर्मक धातु याद रहेगी तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा सूत्र अकथितम च सूत्र का है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कौन सा वाक्य, मतलब देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लो एग्जाम में आया, जैसे कि मान लो एग्जाम में आया आपके पास ग्वालह धेनुम दुग्धम दोग्धी, तो आपने दोग्धी को देखा, दोग्धी का द्विकर्मक धातु है। अब द्विकर्मक धातु इसका मतलब ये किसका सूत्र है, अकथितम च सूत्र का है। और ये क्या बोलता है कि अगर आपको वाक्य में कोई भी कारक दिख जाए तो उसके आपको क्या करना है, कर्म संज्ञा करना है और वहाँ पर आपको क्या करना है, द्वितीय विभक्ति लगाना है। अब देखिए आप यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर दोग्धी, दोग्धी का मतलब क्या होता है, दूना। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, दूने की क्रिया हो रही है। ठीक है, कौन कर रहा है, क्रिया को करने वाला ग्वालह है। तो ग्वालह में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, कर्ता, मतलब कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। और इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, तो ग्वालह अपनी क्रिया के द्वारा क्या करना चाह रहा है, दूध को धोना चाह रहा है। तो
बालः जिसको सबसे अधिक चाहेगा अपनी क्रिया के द्वारा, तो यहाँ पर क्या करना चाह रहा है, वो दूध को धोना चाह रहा है। तो दूध यहाँ पर क्या हो जाएगी, कर्म कारक हो जाएगी, क्योंकि क्रिया के द्वारा किसको चाह रहा है सबसे अधिक, दूध को धोना चाह रहा है। तो दूध यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो दूध है ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, अब देखो, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, ग्वालः धेनु दुग्धम दोग्धि, मतलब ग्वाला जो है वो गाय से दूध को धोना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, गाय से दूध अलग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गाय से दूध अलग हो रहा है, मतलब धेनु से दूध अलग हो रहा है। और जिससे कोई वस्तु या चीज जो क्या होती है, अलग होती है, उसकी हम क्या करते हैं, अपादान कारक करते हैं। मतलब यहाँ पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तो अगर मैं एक्चुअल में देखूँ, अगर हम अकथितम च सूत्र को अलग रखें, तो ये जो धेनु जो है इससे क्या हो रहा है, दूध अलग हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कारक होगा, यहाँ पर अपादान कारक होगा। यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। चूंकि अब अपादान है तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी। लेकिन आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर दोग्धी को देखा जो कि द्विकर्मक धातु है। तो आपने जैसे ही दोग्धी को देखा तो ये अपादान होते हुए भी यहाँ पर आपको क्या लगाना था, अपादान होते हुए भी अपादान तो है, यहाँ पर आपको क्या करना था, पंचमी विभक्ति लगानी थी। लेकिन ये अपादान होते हुए भी आपने इसकी क्या करी, कर्म संज्ञा करी, किसे, अकथितम च सूत्र से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको दोग्धी दिखा। मैंने क्या बोला कि जैसे ही आपको यहाँ पर वाक्य में क्या दिखती है, द्विकर्मक धातु दिखती है। जैसे कि यहाँ पर आपको द्विकर्मक धातु कौन सी दिख रही है, दोग्धी दिख रही है ना। तो यहाँ पर ये जो धेनु है इससे क्या हो रहा है, दूध अलग हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर अपादान कारक होना चाहिए था। यहाँ पर कौन सी विभक्ति होनी थी, पंचमी विभक्ति होनी थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर द्विकर्मक धातु है, और ये द्विकर्मक धातु जो होती है इसमें जैसे आपको दिखता है, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगता है, अकथितम च सूत्र लगता है। और अकथितम च सूत्र क्या बोलता है कि अपादान दिख जाए या कोई सा भी कारक दिख जाए, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, करण, तो उसको वह कारक न कहते हुए आपको क्या करना है, उसकी कर्म संज्ञा करना है। और कर्म संज्ञा करोगे तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। तो ये जो धेनु जो है चूंकि ये अपादान था, चूंकि ये क्या थी, अपादान कारक था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखा, द्विकर्मक धातु देखी इस वाक्य में। तो आपने धेनु का क्या किया, कर्म संज्ञा करी। अब कर्म संज्ञा करी तो यहाँ पर आपने कौन सी विभक्ति लगाई, द्वितीय विभक्ति लगाई। तो देखिए आप धेनु में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, और ये जो दोग्धी जो है इसे हम क्या बोलते हैं, द्विकर्मक धातु बोलते हैं। द्विकर्मक धातु क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो कर्म था ही आपका, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, दूध कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको अधिक चाहता है, यहाँ पर क्या कर रहा है, दूध को धोना चाह रहा है। तो एक तो ये कर्म था जो कि क्या है, प्रधान कर्म है, जो कि क्या है, प्रधान कर्म है। दूसरा आपने क्या किया, अकथितम च सूत्र से अपादान का आपने क्या किया, कर्म संज्ञा करी। मतलब आपने यहाँ पर क्या किया, कर्म बनाया। तो दूसरा आपको यहाँ पर कर्म जो है अकथितम च सूत्र से आपने बनाया। मतलब एक तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, गौण कर्म दिखाई दे रहा है। मतलब इस वाक्य में आपको दो कर्म दिखाई दे रहे हैं, एक तो प्रधान कर्म, दूसरा गौण कर्म। मतलब ये जो धातु जो है, ये धातु को देखने के बाद ही आपने गौण कर्म बनाया। तो ये जो धातु जो है, ये धातु जिसमें होती है जिस वाक्य में, तो वहाँ पर आपको दो कर्म दिखाई देते हैं। इसीलिए ये जो धातु होती है इसे हम क्या बोलते हैं, द्विकर्मक धातु बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर हरिह बलिम वसुधाम याचते। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, द्विकर्मक धातु देखी, यच। तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी अगर बताऊं तो क्या होता है, हरि जो है वो क्या कर रहा है, बलि से पृथ्वी को मांग रहा है। तो हरि जो कि क्या है, करता है, क्या कर रहा है, मांगने की क्रिया कर रहा है। क्या मांगने की क्रिया कर रहा है, मतलब करता किसको अधिक चाह रहा है, पृथ्वी को चाह रहा है। तो एक तो जिसको अधिक चाहता है करता, उसमें कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। यानी कि वसुधा में क्या है, आपकी कर्म संज्ञा है। ठीक है, दूसरा आप देखिए, अब देखो, अब हरि जो है बलि से क्या कर रहा है, पृथ्वी को मांग रहा है। तो यहाँ पर पृथ्वी किससे अलग हो रही है, बलि से अलग हो रही है। ठीक है, तो बलि में कौन सा कारक होना था, अपादान, क्योंकि जहाँ से जिस पे भी क्या होती है, जो अलग होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो बलि में होना कौन सी थी, कारक, अपादान कारक होनी थी। यानी कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति होनी थी, पंचमी विभक्ति होनी थी। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा, याचित देखा, जो कि द्विकर्मक धातु है। तो यहाँ पर आपने जैसे द्विकर्मक धातु देखा, तो जो बलि था चूंकि इसमें कौन सी कारक होनी थी, अपादान कारक होनी थी। लेकिन अपादान न होते हुए आपने यहाँ पर क्या देखा, द्विकर्मक धातु को देखा इस वाक्य में। तो इसका आपने क्या करा, अकथितम च सूत्र से ये जो अपादान कारक था इसका आपने क्या कर दिया, कर्म संज्ञा कर दी। मतलब ये अपादान था, इसका आपने क्या किया,
कर्म संज्ञा करी और यहाँ पर आपने क्या लगा दी, द्वितीय विभक्ति लगा दी। तो एक तो आपका प्रधान कर्म यहाँ पर हो गया वसुधा, दूसरा आपका यहाँ पर जो अपादान था उसका आपने क्या कर दिया, कर्म कारक कर दिया, और कर्म हुआ तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर ये जो 16 धातुएं हैं, ये जो 16 धातुएं हैं ये क्या कर देती है, जो भी बाकी के जो कारक है उनकी कर्म संज्ञा कर देता है। और कर्म संज्ञा किससे करता है, ये अकथितम च सूत्र से करता है। मतलब जो कारक उसको वे न कहकर हम क्या करेंगे, कर्म संज्ञा करेंगे उनकी, और कर्म संज्ञा करी तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अकथितम च सूत्र बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो कारक है उसको वे न कहकर हम क्या करेंगे, कर्म संज्ञा उनकी करेंगे और वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। वैसे आप देखिए यहाँ पर अगला आपको एक और एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, माता तंडुलान ओदनम पचती। मतलब माता जो होती है वो क्या कर रही है, चावल से भात को पका रही है। ठीक है, पचती मतलब क्या होता है, पकाना, और पचती जो है वो क्या है, द्विकर्मक धातु है। तो माता सब क्रिया के द्वारा क्या चाह रही है, तो भात को पकाना चाह रही है, यानी कि ओदनम जो है वो क्या हो जाएगा, कर्म, जो कि क्या है, प्रधान कर्म है। ठीक है, तो किससे भात को पकाना चाह रही है, माता, तो चावल से। तो चावल में यहाँ पर होना कौन सा था, करण कारक होना था, क्योंकि क्रिया के द्वारा, क्रिया का जो सहायक होता है वो क्या कहलाता है, करण। तो माता जो है भात किससे बना रही है, चावल से बना रही है। मतलब यहाँ पर क्रिया के सहायक जो है वो क्या, चावल है, चावल से भात पका रही है माता। ठीक है, तो यहाँ पर ओदनम जो थे इसमें यहाँ पर जो तंडुलान जो है इसमें कौन सी विभक्ति होनी थी, यहाँ पर मतलब कौन सा कारक होना था, यहाँ पर करण कारक होना था। ठीक है, अगर हम अकथितम च सूत्र नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर कौन सा कारक होना था, यहाँ पर करण कारक होना था, और यहाँ पर कौन सी विभक्ति होनी थी, तृतीय विभक्ति होनी थी। लेकिन आपने यहाँ पर क्या देखा, पचती देखा, जो कि क्या है, द्विकर्मक धातु है। तो वो क्या कर देगा, ये जो तंडुलान है जिसका कारक क्या होना था, अधिकरण, सॉरी, जिसका कारक क्या होना था, करण कारक होना था। लेकिन यहाँ पर करण न होते हुए हमने क्या किया, अकथितम च सूत्र लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि आपको यहाँ पर द्विकर्मक धातु देखी, तो अकथितम च सूत्र से हमने करण का क्या कर दिया, कर्म संज्ञा कर दी, और यहाँ पर हमने द्वितीय विभक्ति लगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है तंडुलान में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर चौरम और सतम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। रुत मतलब रोकना, तो आपको यहाँ देखिए रुणजी आपको दिखाई दे रहा है। प्रच में देखिए यहाँ पर प्रचति दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको चिनौती दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ब्रू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको सास दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको मत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको मूस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको नी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको री दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है, द्विकर्मक धातु है। तो ये द्विकर्मक धातु जैसे आती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कर्म संज्ञा हो जाती है बाकी सब कारकों की। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर शत्रुन और दुर्ग में कर्म कारक है, मतलब द्वितीय विभक्ति है। यहाँ पर शिष्यम और प्रश्नम में कर्म कारक है, वृक्षम और पुष्पम में, यहाँ पर शिष्यम और धर्म में, यहाँ पर महेशम और शतम में कर्म कारक है, यहाँ पर क्षीर निधि और सुधाम में कर्म कारक है, यानी कि द्वितीय विभक्ति है। यहाँ पर मोहनम और धनम में द्वितीय विभक्ति है, यहाँ पर अश्वम और ग्रामम में कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति है। किससे, अकथितम च सूत्र से। कृपणम और धनम यहाँ पर क्या, द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अकथितम च सूत्र क्या बोलता है कि अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण, ये सब कारक होते हुए भी अगर आपको 16 द्विकर्मक धातु दिख जाती है तो जो भी कारक है उसका आपको क्या करना है, कर्म संज्ञा करना है। और जैसे कर्म संज्ञा होती है तो आपको पता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अकथितम च सूत्र अगर आपको याद करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, 16 धातु याद कर लेना है। ठीक है, ये धातु अगर आपको जहाँ पर भी दिखेगी तो आप समझ जाना वो अकथितम च सूत्र का उदाहरण है। और जैसे आपको इसका उदाहरण दिख जाता है, आप जैसे समझ जाते हैं तो जो भी कारक है उसके आपको क्या करना है, कर्म संज्ञा करना है। कर्म संज्ञा कैसे करोगे, द्वितीय विभक्ति लगाकर करोगे। ठीक है, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो वहाँ पर क्या जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी जो एप्लीकेशन में देख रहा है वीडियो तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।